नमस्कार। अच्छा, सोचिए जरा, एक ऐसी सभ्यता के बारे में जो हजारों साल पहले थी, लेकिन उसके शहर आज के शहरों को टक्कर दे सकते थे। जी हां, आज हम गोता लगाने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता की अविश्वसनीय कहानी में। एक ऐसी दुनिया जिसकी खोज ने, सच कहूं तो, इतिहास को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। पर इस शानदार कहानी के बीचों बीच ना एक बहुत गहरा रहस्य छिपा है। सोचिए, एक ऐसी सभ्यता जो अपने वक्त से सदियां आगे थी, जिसमें कोई 10-20 हजार नहीं, लाखों लोग रहते थे। वो आखिर अचानक इतिहास से गायब कैसे हो गई? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी बड़े बड़े इतिहासकारों और पुरातत्वविदों को सोचने पर मजबूर कर देता है। तो चलिए, इसी रहस्य की परतें खोलना शुरू करते हैं। और देखिए, हैरानी की बात तो यह है कि आज से बस कोई 100 साल पहले तक हमें इस पूरी सभ्यता के होने का अंदाजा तक नहीं था। जी हां, हमें पता ही नहीं था। फिर कुछ ऐसी खोजें हुई जिन्होंने इतिहास की किताबों को, कह सकते हैं, दोबारा लिखवा दिया। जरा 1920 के दशक से पहले का सोचिए। तब ये माना जाता था कि भारत का इतिहास भाई वैदिक आर्यों से शुरू होता है, बस। लेकिन फिर सर जॉन मार्शल की लीडरशिप में दयाराम साहनी और राखाल दास बनर्जी जैसे पुरातत्वविदों ने कुछ ऐसा खोज निकाला जिसने सब कुछ पलट कर रख दिया। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के जो खंडर मिले ना, उन्होंने एक झटके में भारतीय इतिहास को हजारों साल पीछे धकेल दिया। तो सवाल ये है कि इन खंडहरों से आखिर मिला क्या? कुछ ऐसा मिला जिसके बारे में किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। दुनिया के पहले स्मार्ट शहर। जी, ये कोई मिट्टी की झोपड़ियों का ढेर नहीं थे। ये तो अपने समय के इंजीनियरिंग के, कह लीजिए, चमत्कार थे। जरा इनकी शहरी प्लानिंग को देखिए, मतलब कमाल है। शहर एकदम सटीक ग्रिड पैटर्न पर बने थे। सड़कें एक दूसरे को बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पर काटती थी। और ये सुनिए, उनके पास ढकी हुई अंडरग्राउंड नालियां थीं। सोचिए, उस जमाने के लिए ये तो एक क्रांति से कम नहीं था। हर एक घर में अपना बाथरूम एरिया था। और मोहनजोदड़ो में जो ग्रेट बाथ और बड़े बड़े अन्न के भंडार मिले हैं, वो तो उनके संगठित सार्वजनिक जीवन का सीधा सीधा सबूत हैं। और यही बात उन्हें अपने समय की दूसरी सभ्यताओं से एकदम अलग खड़ा कर देती है। जहां मिस्र और मेसोपोटामिया के शहर आप देखेंगे बस बेतरतीब ढंग से बढ़ते चले गए, वहीं सिंधु घाटी के शहरों को बाकायदा पूरी सटीकता से डिजाइन किया गया था। तो इससे पता क्या चलता है? इससे पता चलता है कि उनका व्यवस्था और पब्लिक हेल्थ पर कितना जबरदस्त फोकस था। लेकिन देखिए, ये शहर सिर्फ ईंट और गारे से तो नहीं बने थे, इनमें लोग भी तो रहते थे, है ना? तो चलिए अब उन लोगों की जिंदगी में झांक कर देखते हैं। कैसी थी उनकी अर्थव्यवस्था, उनका समाज कैसा था, और उन्होंने क्या नया किया था। देखिए, उनकी इकोनॉमी ना 3 मजबूत पिलर्स पर खड़ी थी: खेती, व्यापार और इंडस्ट्री। वो गेहूं और जौ जैसी फसलें उगाते थे। उनका ट्रेड इतना फैला हुआ था कि वो दूर मेसोपोटामिया तक बिजनेस करते थे। और सबसे बड़ी बात, लेन देन में कोई बेईमानी ना हो, इसके लिए वो स्टैंडर्ड वजन और माप का इस्तेमाल करते थे। इसके अलावा मिट्टी के बर्तन बनाने में और धातु के काम में तो वो माहिर थे ही। लेकिन शायद उनका सबसे बड़ा और सबसे टिकाऊ योगदान जो था, वो था कपास। जी हां, सिंधु घाटी के लोग ही दुनिया में सबसे पहले थे जिन्होंने कपास की खेती की और उससे कपड़े बुने। ये एक ऐसा इनोवेशन था जिसने सच में दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। तो उनकी सोशल लाइफ कैसी थी? जो भी सबूत हमें मिले हैं वो एक बहुत ही शांतिपूर्ण और अनुशासित समाज की तरफ इशारा करते हैं। पुरुष और महिला दोनों ही गहनों के शौकीन थे। कपड़े सूती भी पहनते थे और ऊनी भी। और जो खिलौने और पासे मिले हैं, उनसे पता चलता है कि खेल और मनोरंजन की भी उनकी जिंदगी में जगह थी। और सबसे दिलचस्प बात क्या है? अमीर और गरीब के बीच कोई बहुत बड़ा फासला हो, इसके सबूत लगभग ना के बराबर मिले हैं। चलिए अब उतरते हैं इस सभ्यता के सबसे गहरे और सबसे उलझे हुए रहस्यों में। आखिर वो मानते किसमें थे, उनके विश्वास क्या थे, और उनकी वो खामोश लिखावट वो हमें क्या बताने की कोशिश कर रही है? ऐसा लगता है कि उनके धर्म का सेंटर पॉइंट प्रकृति थी। वो एकमात्र देवी की पूजा करते थे और पीपल के पेड़, जानवर, इन सब का बहुत सम्मान करते थे। हमें कुछ मोहरें मिली हैं जिन पर पशुपति नाम के एक देवता हैं, जिन्हें कई लोग भगवान शिव का एक शुरुआती रूप भी मानते हैं। पर सबसे मजेदार बात क्या है? मेसोपोटामिया या मिस्र की तरह यहां कोई बड़े बड़े मंदिर नहीं मिले हैं। तो क्या इसका मतलब यह हुआ कि उनका धर्म ज्यादा पर्सनल, ज्यादा निजी किस्म का था? सोचने वाली बात है। और अब आते हैं उनकी लिखावट पर, उनकी स्क्रिप्ट पर,
जो हमें हजारों छोटी छोटी मोहरों पर मिली है। ये चित्रात्मक है, मतलब इसमें अक्षर नहीं है, बल्कि ये चित्रों और सिंबल्स का इस्तेमाल करती है किसी शब्द या आइडिया को बताने के लिए। और यहीं आके ये रहस्य अपने चरम पर पहुंच जाता है, क्योंकि इतनी कोशिशों के बावजूद आज तक कोई भी इस सिंधु लिपि को पढ़ नहीं पाया है। एक भी शब्द नहीं। उनकी कहानियां, उनके कानून, उनका पूरा का पूरा इतिहास, सब कुछ इन छोटे छोटे निशानों में कैद है और बस खामोशी से इंतजार कर रहा है कि कोई उन्हें समझ सके। और यही बात हमें हमारी आखिरी और शायद सबसे बड़ी पहेली की तरफ ले आती है। ये महान सभ्यता आखिर खत्म कैसी हो गई? हुआ क्या था? पहले माना जाता था कि शायद किसी ने हमला किया होगा, पर अब ज्यादातर एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि इसका अंत किसी एक घटना से नहीं हुआ, बल्कि ये एक धीमी और शायद दर्दनाक प्रक्रिया थी। सोचकर देखिए, धीरे धीरे मौसम बदलने लगता है, इलाका सूखने लगता है। जो नदियां जीवन देती थीं वो अपना रास्ता बदल लेती हैं या सूख जाती हैं। खेती चौपट हो जाती है। अब जब खाना और पानी ही नहीं रहेगा तो लोग धीरे धीरे अपने शानदार शहरों को छोड़ने पर मजबूर हो ही जाएंगे। तो शायद ये एक अंत था ही नहीं, ये एक बदलाव था। कई विशेषज्ञ अब ये मानते हैं कि सिंधु सभ्यता पूरी तरह से खत्म नहीं हुई, बल्कि वो बिखर गई, डिसेंट्रलाइज्ड हो गई। उसके लोग छोटे छोटे गांवों में जाकर बस गए और उनकी परंपराएं, उनका हुनर, उनका ज्ञान, ये सब बात की संस्कृतियों में घुल मिल गया। और इसकी झलक आज भी दक्षिण एशिया की संस्कृति में कहीं ना कहीं जिंदा है। और यहीं पर हम एक आखिरी बहुत शक्तिशाली सवाल के साथ रुक जाते हैं। अगर हम कभी उन खामोश निशानों को, उस लिपि को पढ़ पाएं, तो वो हमें क्या बताएंगे? हम अपने पूर्वजों, अपनी जड़ों के बारे में, उस पहली महान भारतीय सभ्यता के बारे में और क्या-क्या नया जानेंगे? वो सभ्यता जिसकी गूंज आज भी हमारे चारों तरफ सुनाई देती है।